बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे पहले वो डायबिटीज़ के बारे में था। टाइप 1 टाइप 2 के बारे में हमने डिस्कस की है। आज हम हाइपर ग्लाइसीमिक इमरजेंसीज पढ़ेंगे। हाइपर ग्लाइसीमिक इमरजेंसी से मुराद इनडायरेक्टली हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसकी जो इमरजेंसीज है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। नंबर वन, वी ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव DM1 डायबिटीज टाइप 1 एंड DM2 दैट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप 2। DM1 के अंदर मेन इशू है कि इसमें इंसुलिन या तो बिल्कुल ना होने के बराबर है या इसमें इंसुलिन एब्सेंट होता है। इसमें देर इज इंसुलिन बट इट डजेंट वर्क ऑन रिसेप्टर। इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर DM1 ट्रीट ना की जाए तो उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो DKA है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा उसकी चार्ट भी पढ़ाई है, दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और जो DM2 है उसमें हाइपर अस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर अस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पैथोजेनेसिस को अगर हम DKA की देखें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इट इज ड्यू टू इंसुलिन नॉन कंप्लायंस और इंक्रीज रिक्वायरमेंट लाइक ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेस। इन्फेक्शन के अंदर होता है कि जब एक पेशेंट है उसको डायबिटीज है लेकिन उसमें इंसुलिन है नहीं, तो उसमें क्या होगा, इंसुलिन का नॉर्मल काम एज आई टोल्ड यू लाइपोजेनेसिस है, लेकिन इंसुलिन अगर एब्सेंट है तो लाइपोलाइसिस होगी। एंड द एंड रिजल्ट ऑफ लाइपोलाइसिस इज फ्री फैटी एसिड, एंड दिस फ्री फैटी एसिड व्हेन कंजुगेट इन द लीवर दे विल फॉर्म कीटोन बॉडीज। ठीक है जी। अब जो कीटोन बॉडीज है इसमें कौन कौन सी आती है, वन इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, अनदर इज एसीटोएसीटेट, और अगर थर्ड हम लिखें दैट इज कॉल्ड ऑफ एसीटोन। क्योंकि जो DKA पेशेंट है उसमें फ्रूटी ऑर्डर स्मेल है, एंड दैट फ्रूटी ऑर्डर स्मेल इज बिकॉज ऑफ एसीटोन। इन तीनों में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, द फर्स्ट कीटोन बॉडी दैट इज फॉर्म्ड इन द लीवर दैट इज एसीटोएसीटेट, और वो कीटोन बॉडी जो सबसे लाइट है और वो ब्रीथ में जाती है और इसकी वजह से फ्रूटी ऑर्डर आता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एसीटोन। सो व्हेन देयर इज इंसुलिन डेफिशिएंट, if there is no insulin, there will be ketone body present. And the reason for ketone body formation in type 1, that is called lipolysis due to lack of insulin. But अगर हम देखें जो इसके symptom है, DKA is deadly. It is one of the complication. So the patient develop delirium, mental status confusion, psychosis, cosmal breathing. That is called rapid and deep breathing because of acidotic environment, and there is abdominal pain which may lead to nausea and vomiting and eventually can cause dehydration. As I told you, the patient of DKA when brought to emergency, that has a very characteristic fruity odor, breath odor, that due to exhaled acetone. So if the question come in exam, why there is fruity odor smell in DKA patient, the answer is due to exhalation of acetone, and acetone is the lightest ketone body. मैं जब फिर आप लोग को बायोकेम पढ़ाऊंगा उसमें ये भी लिखा है कि दोस कीटोन बॉडी विच इज इनिशियली फॉर्म इन द लिवर लाइक एसीटो एसीटेट, इट इज प्राइमरी कीटोन बॉडी, और इस एसीटो एसीटेट से फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसीटोन बनता है, इनको हम सेकेंडरी कीटोन बॉडी कहते हैं। अगर आप लैब पे जाए तो दिस पेशेंट हैज इंक्रीज ग्लूकोज, देयर इज इंक्रीज एच आयन, एच इज एसिड बिकॉज ऑफ एसिडोसिस, एंड डिक्रीज HCO3, क्योंकि जब H बढ़ता है तो HCO3 कंपनसेट करने के लिए आता है, एंड देर इज इंक्रीज अनाइन गैप। अनाइन गैप आप लोग को लास्ट टाइम बताया भी था, लेकिन ये चीज आप लोग को एग्जाम के अंदर बार बार आ सकती है। तो प्लीज हर एक बंदा ये अपने कॉपी में साइड पे नोट करे या अपनी ग्रुप में जरूर मतलब ये है कि अपनी बुक के ऊपर वो जरूर ये लिखे। अनाइन गैप मालूम करने का तरीका यह है कि सोडियम प्लस दैट इज कॉल्ड पोटासियम, क्योंकि ये दोनों कैटायन है, प्लस प्लस है, इससे अगर हम माइनस करें बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट प्लस chloride, that is Cl. So there's electrolyte having positive charges are called cation, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो एनायन है। तो अगर हम केटाइन की कम्बिनेशन और एनायन की कम्बिनेशन का डिफरेंस लेंगे उसको अनायन गैप कहते हैं। तो देखिए एसिडोसिस के अंदर H आयन बढ़ता है, तो जब आप लोग H आयन बढ़ेगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी में HCO3 है, तो ये इसके साथ मिलकर H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 डिसोसिएट होकर H2CO2 में कन्वर्ट होगा। अब H2O सेल अपने लिए यूज करेगी, CO2 हम एक्सहेल करेंगे, तो इस H आयन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी क्या बनाएगी, HCO3। तो जितना H ज्यादा होगा HCO3 ज्यादा यूज होगी,
तो HCO3 का लेवल कम होगा। सो अगर ये वाली चीज HCO3 कम होगी तो ये पूरी वैल्यू जो है, अब देखें अगर ये HCO3 कम होगा तो ये नंबर बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो एनायन गैप जरूर बढ़ जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे एनायन गैप। लेकिन अगर क्वेश्चन में सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और HCO3 की वैल्यू दी गई है और पूछा गया है कि अनायन गैप मालूम करें, तो आप लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी ज्यादा होंगे, ल्यूकोसाइटोसिस में इंक्रीज WBC, पोटाशियम में नॉर्मल आरेट में इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऑस्मोटिक डायूरेसिस, इट्स मीन कि जब बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, द पेशेंट हैविंग इंक्रीज ग्लूकोज, so that glucose draw water from the cell, that is called osmotic diuresis, which increase potassium loss in the urine and that can cause total body depletion. So if the question asked in the exam, okay, what is the main reason behind hypokalemia in a patient of DKA? Because it is because of osmotic diuresis, there is more potassium will loss in the urine. अब इसकी तरफ आते हैं साइड बाय साइड। अगर एक पेशेंट है उसको DM2 है, अब उसमें इंसुलिन तो है लेकिन वो जो इंसुलिन है वो रिसेप्टर पे काम नहीं करता, लेकिन वो लाइपोजेनेसिस तो करेगा। सो लाइपोलाइसिस ना होने की वजह से इसमें DKA नहीं है। सो DM2 में हाइपर अस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होता है, इसमें प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया होता है और एक्सेसिव ग्लूकोज create osmotic pressure which lead to diuresis, dehydration और increase serum osmolality. It's mean कि जब आप ज्यादा यूरिन पास करेंगे पोलीयूरिया, then the patient सोडियम लेवल, क्योंकि यूरिन के अंदर ज्यादा वाटर जाएगी तो बॉडी के अंदर रिलेटिवली जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, ऑस्मोलिटी बढ़ेगी। इसको हम हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कहते हैं। क्लासिकली सीन इन ओल्डर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज in those patient who has inability to drink. So insulin is present, but I told you here insulin do not work on the receptor, so there will be ketone deficient. The reason is यहाँ पे insulin deficient ketone present है, यहाँ पे insulin present है ketone deficient है। These patient develop thirst, polyuria, lethargy, and focal neurological deficit even can cause seizure. Actually इनकी लैब वैल्यू अगर आप देखें तो hyperglycemia will be there, but it is most oftenly more than 600 mg per dl, and that is very very high. Increase serum osmolarity because serum osmolarity will high because of dehydration, excessive urination, and there is normal pH, no acidosis, no ketone body. In this patient maybe potassium level is normal, it may high or it may low। मतलब इस पे के अंदर पोटाशियम का जो वैल्यू है वो तीन हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज आप लोगों ने समझनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसमें कीटोन बॉडी नहीं बनती। सो द पेशेंट विल डेवलप osmotic diuresis and serum osmolarity will be high. So one complication is from type 1, another is complication from type 2। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे इन दोनों की कॉम्प्लिकेशन और फिर इन दोनों की हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन में तो देखे, those patient who has DKA, diabetic ketoacidosis, has a very very poor immunity, so these patient develop mucormycosis and that is one of the fungal infection, cerebral edema and cardiac arrhythmias। और यहाँ पे जो cardiac arrhythmias है that is because of potassium imbalance, इसमें hypokalemia होता है, so the patient develop cardiac arrhythmias। So what is the reason behind cardiac arrhythmia in a patient of DKA? Think about potassium imbalance। Actually the most important thing एग्जाम के अंदर आते हैं, the most common cause of recurrent infection and DKA, think about mucormycosis, very very important one is a fungal infection। यहाँ पे जितना डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन के अंदर बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसकी डिप्लीशन होगी, इट कैन प्रोग्रेस टू कोमा, एनीवन कैन कॉज डेथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। इफ अ पेशेंट, अब यहाँ पे दो चीजें जो एग्जाम के अंदर टिपिकल हिस्ट्री है, इफ अ पेशेंट हु हैज प्रीवियसली टाइप 1 डायबिटीज brought to the clinic या brought to emergency with three things: delirium, mental status confusion, Kushmal breathing, and that is abdominal pain or dehydration, always think about DKA, and their anion gap is always high. And I told you how to calculate anion gap. The first thing you have to do in the treatment, that is IV fluid and then IV insulin, especially for the patient of DKA, and potassium to replete इंट्रासेलुलर स्टोर, ताकि हम सेल के अंदर पोटाशियम बढ़ाएं
और पेशेंट को एरिथमिया के चांसेस कम करें। लेकिन होता यह है कि अगर आप इंसुलिन बाहर से देंगे तो फिर लाइपोलाइसिस नहीं होगी, फिर कीटोन बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी। तो आईवी फ्लूइड, आईवी इंसुलिन प्लस पोटाशियम। अब मसला यह है कि एन यू गिव मोर इंसुलिन इट मे कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। उसको प्रिवेंट करने के लिए वी शुड गिव व्हाट वी शुड गिव ग्लूकोज। So glucose may be required to prevent hypoglycemia from insulin therapy. If the question comes, why glucose should be given along with insulin in the treatment of DKA to prevent insulin-induced hypoglycemia? So these are the most important points you people should know for the exam point of view. अब next question की तरफ आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है that is called hypoglycemia in diabetes patient. Hypoglycemia actually normally diabetes patient is hyperglycemic, but why hypoglycemia is seen in diabetic patient? Now उसको हम discuss करेंगे। Usually occur in a patient treated with insulin are those drugs who secrete insulin. That is insulin secretagogue. Secretion of insulin, which is increased by those drugs, they are called insulin secretagogue. The classical example is sulfonylurea, and that is called meglitinide. We will discuss this in the treatment of diabetes. इसमें जो कॉमन ड्रग है दैट इज कॉल्ड ग्लिब्साइड. सो ग्लिब्साइड is one of the drug present in sulfonylurea, and they act on the beta cells of pancreas and they increase the release of insulin. So any drug या directly insulin which increases insulin, or if you give insulin from outside, they will increase the risk of hypoglycemia. Actually, in those patients who has inadequate food intake or a lot of exercise. Now, if a patient develop hypoglycemia, it will develop diaphoresis, tachycardia, tremor, anxiety, hunger. Allow perception of decreased glucose, that is called hypoglycemia awareness. Neurological symptom, neuroglycopenic symptom, altered mental status, seizure, death due to insufficient glucose in CNS. Very, very important. Hyperglycemia is not that much difference, is not that much dangerous जितना हाइपोग्लाइसीमिया डेंजरस है, क्योंकि आवर ब्रेन नीड ग्लूकोज इन एवरी मिनट, इन एवरी सेकंड. इफ देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया फॉर लॉन्गर टाइम, there will be insufficient glucose to CNS and it can cause death of the patient. ठीक है, very very important. may occur in the absence of neurological symptom in a patient with attenuated autonomic response, hypoglycemia unawareness. इसका मतलब ये है कि sometime the patient glucose level is very down, but he or she don't know from outside because of unmasked, that is masked symptom. So those patients should all the time check their glucose level, because those who treated with insulin or with those drugs which increase insulin like insulin secretagogue, so those patients should keep eye on their glucose. Who knows किसका ग्लूकोज कम हो जाए और इससे डेथ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. ट्रीटमेंट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज टेबलेट, फ्रूट जूस, and IM glucagon and IV dextrose. So the most important antidote of hypoglycemia, that is called IM glucagon, because glucagon is a hormone which increases glucose level. So very very important. Any patient who are taking diabetic medication and the patient develop hypoglycemia, think about insulin therapy. Very very important. अब इसके बाद आते हैं व्हाट इज मेंट बाय कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले याद रखें इन अवर बॉडी वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड नीचे अगर हम जाए देयर इज एड्रिनल ग्लैंड. सो वन इज एड्रिनल ग्लैंड, another is pituitary. This pituitary gland decrease increases ACTH, and this ACTH come to adrenal gland in mainly adrenal cortex, zona fasciculata, and it will release the level of cortisol. So this is called main physiology. कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज करे एंड दिस ACTH एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड, इट विल रिलीज द कार्टिसोल लेवल. अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने सीखना है वो ये है, कभी कभार कार्टिसोल लेवल एड्रिनल ग्लैंड की वजह से ज्यादा हो जाए. सो व्हेन देयर इज इंक्रीज कार्टिसोल लेवल, so it will create negative feedback on pituitary gland to decrease of ACTH. So when the problem in adrenal gland, and it will release more cortisol, and this excess cortisol if decrease ACTH, this is called Cushing syndrome. Very important. अब Cushing syndrome की जो etiology है, काज क्या है, अगर मैं बाहर से किसी को कार्टिसोल मतलब देंगे, बाहर से अगर हम ड्रग की शक्ल में देंगे
तो सीरम के अंदर कार्टिसोल ज्यादा होगा। इसको हम एक्सोजीनियस ग्लूकोकार्टिकाइड कहते हैं, क्योंकि कार्टिसोल को हम ग्लूकोकार्टिकाइड भी कहते हैं। तो अगर आप बाहर से देंगे तो फिर नेगेटिव फीडबैक जाएगी, एसीटीएच रिलीज कम करेगी, तो दोनों एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी। So it will cause bilateral adrenal atrophy, and this is the most common cause of Cushing syndrome. So if the question asks what is the most common cause of Cushing syndrome, the point is exogenous glucocorticoid. Very important. देखिए बाहर से आप इंजेक्शन में कार्टिसोल दे रहे हैं तो सीरम कार्टिसोल will be high, but negatively ACTH will be low. If ACTH do not come, ACTH is decreased, it do not act on both glands, so there is bilateral adrenal atrophy. कभी कभार एड्रीनल ग्लैंड का कैंसर होता है। सो एड्रीनल एडिनोमा इज यूजुअली यूनिलेटरल। सो एड्रीनल एडिनोमा इज आर हाइपरप्लेजिया कार्सिनोमा। तो जब एडिनोमा या कैंसर है तो उसमें कार्टिसोल ज्यादा, फिर एससीटीएच क्या होगा, कम। तब सवाल ये है कि जिस साइड का कैंसर है वो तो साइज में बढ़ेगा, लेकिन एससीटीएच ना आने की वजह से जो अनइन्वॉल्व है उसमें की क्या होगी, एट्रोपी। सो दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड एट्रोपी। तो यहाँ से दो चीजें और से सुने, एग्जाम के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इफ अ पेशेंट डेवलप कुशिंग सिंड्रोम एंड देयर कार्टिसोल इज हाई but ACTH is low, but both gland size are small. Think about exogenous glucocorticoid. लेकिन अगर कार्टिसोल ज्यादा है, ACTH कम है, एक ग्लैंड की साइज ज्यादा है, एक की कम है, वो प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा है। तो जिस साइड की ग्लैंड साइज ज्यादा होगी बाय एमआरआई और सीटी स्कैन, उस साइड की जनाब एड्रीनल ट्यूमर होगा। कभी कभार जो ACTH है वो एबनॉर्मल जगह से आता है, उसको हम एक्टापिक ACTH कहते हैं। तो उसके अंदर जनाब आप लोग को याद रखना है, स्मॉल सेल लंग कैंसर, ब्रोंकियल ब्रोंकाइट। अब अगर एसीटीएच ज्यादा आएगा तो उसमें दोनों ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया होगी, और कुशिंग डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ एंडोजीनियस काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अनदर थिंग, अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है, पिट्यूटरी एडिनोमा में एसीटीएच का लेवल ज्यादा, तो दोनों ग्लैंड की एक्टिवेशन ज्यादा, कार्टिसोल ज्यादा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर की वजह से कार्टिसोल ज्यादा हो जाए तो उसको हम कुशिंग डिजीज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉब्लम ग्लैंड के अंदर है उसकी वजह से कार्टिसोल बढ़ जाए तो वो कुशिंग सिंड्रोम है, लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से बढ़ जाए तो वो कुशिंग डिजीज है। और अगर लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से एसीटीएच बढ़ जाए तो उसको हम एक्टापिक एसीटीएच कहते हैं, और उसमें भी कार्टिसोल लेवल ज्यादा होगा। ठीक है। अब अगर एक पेशेंट है उसका कार्टिसोल ज्यादा हो जाए, so they will presented with moon faces. It's the favorite mnemonic everywhere in the medical field, like M for metabolic problem, hypertension because cortisol act on alpha 1 receptor, increase BP, hyperglycemia and hyperlipidemia. फिर इसके बाद O for obesity, obesity की वजह से these patient has buffalo humps। इन लोग के अगर आप नेक साइड पे देखते हैं तो इनके नेक पे एक्सेस फैट्स की डिपोजिशन होती है, that gives rise to buffalo humps. Cortisol inhibit interleukin 2 production and that will leads to weakening of the bone, osteoporosis, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट जो है, ऑस्टियोब्लास्ट उसको जनाब इनहिबिट करता है। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, फेशियल प्लीथोरा, दैट इज कॉल्ड रेडनेस ऑफ द फेस, एंड्रोजन एक्सेस, hirsutism, acne, cataract, immunosuppression, and ecchymosis like easily bruising, and skin changes like skin thinning, stria, and hyperpigmentation. Now the question come on hypercortisolism like this. और से मेरी बात अब सुने, that will help you a lot to perform in the exam. If any patient presented with typical moon face appearance, buffalo humps, lean and thin periphery, hyperglycemia, hypertension, and abdominal skin thinning, that is called abdominal stria, think about a clue toward Cushing syndrome. अगर उसकी लैब वैल्यू ये बता रही है कि उसमें कार्टिसोल ज्यादा है लेकिन उसकी जो एसीटीएच है कम है, वो कुशिंग सिंड्रोम है। लेकिन अगर उसकी दोनों ग्लैंड की एट्रोपी हुई है, तो दोनों ग्लैंड बाइलेटरल एट्रोपी, दैट इज एक्सोजीनियस ग्लूकोकार्टिकाइड। अगर एक ग्लैंड की एट्रोपी है, दूसरी ग्लैंड की हाइपरट्रोपी, फिर एडिनोमा है, तो इस एट्रोपी हाइपरट्रोपी के ऊपर आप कास को देखते हैं। अगर एक पेशेंट है उसमें मून फेसेस है, hypertension, obesity, osteoporosis, and you suspect the patient with Cushing, and that patient has smoker from last 20 years, and now the patient has weight loss, and there is blood in the cup, and diagnosed for some lung cancer. That is ectopic ACTH,
एंड दैट इज कॉल्ड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो देखिए आप लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री देखकर डायग्नोस करना है कि नाउ द पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड विच कंडीशन। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। अभी हम कुशिंग सिंड्रोम के जनाब डायग्नोस पढ़ेंगे, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट टू डिफरेंशिएट द कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अब जो डायग्नोज है उसकी तरफ जाएंगे, तो आप लोग इससे ये जनाब सीखेंगे कि इसकी जो डायग्नोज है वो हम क्या पढ़ेंगे, और डायग्नोज के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को टारगेट करेंगे। तो डायग्नोज के अंदर थोड़ा सा आप लोग को ये चार्ट समझना होगा। इस चार्ट को समझने के लिए फोकस करना होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस कॉल्ड मून फेसेस, ठीक है, प्लीथोरिक फेसेस। इसका मतलब ये है, एक तो इसकी राउंड फेस होती है और दूसरा रेड होता है, प्लीथोरिक फेस। एंड दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल स्ट्राया या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन आर द टू कॉमन इंपॉर्टेंट साइन फॉर द कुशिंग सिंड्रोम। देखिए कुशिंग सिंड्रोम अगर आप सस्पेक्ट करते हैं तो हम फ्री कार्टिसोल देखते हैं यूरिन के अंदर, और सलाइवरी कार्टिसोल भी चेक करते हैं। अब आते हैं जनाब इंक्रीज 24 आवर फ्री कार्टिसोल, और इसमें हम इनएडिक्वेट सप्रेशन 1 ग्राम ओवर डेक्सामेथासोन। चलिए जी ऐसा करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि हम बाहर से 1 मिलीग्राम डेक्सा देते हैं। रात को हम 11 बजे 11 PM हम 1 ग्राम डेक्सामेथासोन देते हैं। इसको हम कहते हैं लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट, लो डोज, ठीक है। फिर इसके बाद सुबह सवेरे एसीटीएच चेक करते हैं। अगर लो डोज डेक्सा देने पे एसीटीएच जो है वो सप्रेस होता है, कम होता है, तो फिर एसीटीएच डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन देंगे ना, अब देख ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये तो एसीटीएच देगा ना, एसीटीएच, और यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड है तो ये कार्टिसोल देता है। अब और से सुने मेरी बात, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये सीटीएच देता है, ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये कार्टिसोल। अगर आप 1 मिलीग्राम डेक्सा देंगे तो ये भी तो कार्टिसोल जैसा है लेकिन लो डोज। तो अगर प्रॉब्लम इस पिट्यूटरी में था ना, और वो एसीटीएच ज्यादा रिलीज करके कार्टिसोल को बढ़ा चुका होता, तो फिर लो डोज पे ये एसीटीएच कम नहीं होता। तो अगर हम लो डोज देकर एसीटीएच देके और वो सप्रेस हो जाए, तो फिर एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जो कुशिंग सिंड्रोम है वो एसीटीएच पे डिपेंडेंट नहीं है, या तो फिर एक्सोजीनियस ग्लूकोकार्टिकाइड की वजह से है या एड्रीनल ट्यूमर की वजह से। सो हाउ यू कैन कंफर्म, यू कैन गो फॉर सीटी स्कैन टू कंफर्म। अगर एक्सोजीनियस ग्लूकोकार्टिकाइड है तो दोनों ग्लैंड की एट्रोपी होगी। अगर एड्रीनल ट्यूमर की वजह से है तो यूजुअली एक ग्लैंड की हाइपरट्रोपी होगी और एक की एट्रोपी होगी। अगर आप लो डोज डेक्सामेथासोन देंगे उसके बावजूद भी एसीटीएच कम ना हो जाए, तो फिर ये एसीटीएच डिपेंडेंट पुशिंग है। फिर इसके बाद हम ऐसा करते हैं, हाई डोज की तरफ जाते हैं। अब हाई डोज से मुराद ये है कि 8 मिलीग्राम डेक्सा नेक्स्ट डे हम देते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हाई डोज देने के बावजूद अब हाई डोज देते हैं लेकिन वो फिर भी सप्रेस ना हो, तो फिर एक्टापिक एसीटीएच है। और अगर वो कम हो जाए तो फिर कुशिंग डिजीज है। ये बहुत बहुत क्लिनिकल पॉइंट है, और ये आप लोगों ने यहाँ से सीखना है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँ ताकि आप लोग इसको सही तरीके से गौर से देख सकें। देखें बहुत आसान है। अगर एक पेशेंट है, उसका जनाब एसीटीएच क्या है, ज़्यादा है, एसीटीएच इज़ वेरी हाई, लेकिन उस पेशेंट का जनाब कार्टिसोल लेवल भी क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा है। कार्टिसोल लेवल इज आल्सो, या चले मैं इस तरह देख आसानी के लिए इस तरह लिखता हूँ, एसीटीएच इज़ वेरी हाई एंड कार्टिसोल इज़ वेरी हाई। अब दो पॉइंट है, या तो जनाब एसीटीएच जो हाई है पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला है या लंग्स का मसला है। तो अगर आप हाई डोज डेक्सा देंगे ना, 8 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम देंगे, तो अगर वो पिट्यूटरी का मसला होता, पिट्यूटरी, तो फिर वो सप्रेस हो जाता, सप्रेस। लेकिन अगर वो सप्रेस हो जाता तो फिर ये कुशिंग डिजीज है। अगर सप्रेस ना हुआ तो फिर एक्टापिक है। एक्टापिक का मतलब ये है कि या तो फिर मतलब ये है कि चेस्ट का मसला है, लाइक लंग कैंसर, एब्डोमेन या पेल्विस, फिर उसके लिए हम सीटी करेंगे। अगर कुशिंग का मसला है पिट्यूटरी का, तो हम एमआरआई करेंगे। और अगर हम सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे, सीआरएच देने से अगर एसीटीएच जो है उस पर असर ना पड़ा तो फिर एक्टापिक है। अगर वो इंक्रीज हो गया तो फिर वो कुशिंग डिजीज है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हाई डोज। तो लो डोज डेक्सामेथासोन इसलिए करते हैं टू डिफरेंशिएट के आइदर द प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रॉब्लम इन एड्रीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी। और दूसरी बात यह है कि हम इसलिए करते हैं कि ये भी चेक करते हैं
कि आया प्रॉब्लम एसीटीएच डिपेंडेंट है। हाई डोज इसलिए करते हैं कि भाई पिट्यूटरी का मसला है या एक्टोपिक मसला है। तो ये आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लो डोज देंगे ना और प्रॉब्लम ग्लैंड के अंदर होता तो फिर एसीटीएच कम होता, अगर पिट्यूटरी में होता तो एसीटीएच सप्रेस ना होता। तो लो डोज देने से पता चलता है कि भाई एसीटीएच इंडिपेंडेंट है या एसीटीएच डिपेंडेंट। अगर लो डोज देने के बाद एसीटीएच का लेवल एलिवेट है तो फिर एसीटीएच डिपेंडेंट है। अब एसीटीएच डिपेंडेंट का मतलब कि या तो पिट्यूटरी का मसला है या लंग का है, तो हम फिर हाई डोज देते हैं। तो हाई डोज में 8 mg देते हैं। तो अगर 8 mg देने के बाद वो एसीटीएच कम हुआ तो फिर पिट्यूटरी है, वो कुशिंग डिजीज है। अगर कम ना हुआ, नो, तो फिर एक्टोपिक है, या लंग्स का मसला है, या चेस्ट का है, या पेल्विस। और उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, सीटी स्कैन। सो दिस इज व्हाट द टॉपिक फ्रॉम टुडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। जजाकल्ला एंड टेक केयर गाइस, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट